सबको समझ आ गया था? आवाज ही नहीं आ रही। खाना वाना नहीं खाया क्या? ऑर्डर करूं? यहाँ पर बहुत तेज आवाज है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लिया था, रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ ली थी, ग्रिड रह गया था। ठीक है, तो हमारा एक ही टॉपिक रहता है रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर, जो कि ग्रिड, कि ग्रिड को हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, दराज की वेबसाइट किस किसने यूज की है? सबने? यस। दराज की वेबसाइट पे जरा हम आ जाते हैं। ये दराज की वेबसाइट होती है ना, याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में सर अली जवाद ने कार्ड बनाया था एक परफ्यूम का, ठीक है ना? यहाँ पर भी कुछ ऐसे कार्ड मौजूद हैं आप लोगों के सामने। ये कार्ड जो है ना, हमारी ये जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, वहाँ पर एक ही रो के अंदर कितने कार्ड दिख रहे हैं? मैं माउस से स्क्रॉल करूँगा, आपने गिनना है। 6 कार्ड है इसके अंदर। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसको लेकर जाऊँ मैं डेवलपर टूल के अंदर और इसको थोड़ा सा हम लोग हाइड करें, तो क्या दराज वालों ने अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई? बनाई हुई है ना, तो इसके अंदर ये कार्ड इस तरह से क्यों नहीं आ रहा? खैर, मेरे पास अपनी वेबसाइट है एग्जाम्पल देने के लिए, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। शायद एक मरतबा सर उस्मा ने भी ओपन की थी वो। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्ड्स बनाए हुए हैं, नजर आ रहे हैं? अगर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँ तो आपने देखा ये एक झटके से जो है ना अपना मोबाइल की स्क्रीन खुल गई और वो जो रो में कार्ड्स आ रहे थे वो सारे कॉलम में आ गए। ठीक है, टॉप टू बॉटम के फेस में आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, कार्ड्स हमारे 2 हो जाते हैं, मतलब कि 2 कॉलम्स हो जाते हैं हमारे कार्ड्स के। स्क्रीन छोटी हो रही? खैर, ऐसे कार्ड्स हम लोग जो है ना अपनी वेबसाइट पर उम्र लाजमी बनाते हैं, तकरीबन 4 बनाते हैं, कोई 10 बनाता है, कोई 12 बनाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो उस पर भी बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों को नजर आएंगे, हो सकता है 10 हो, 20 हो, जितने प्रोडक्ट्स हो। तो ऐसे कार्ड्स जो कि हमारी वेबसाइट पे अगर होते हैं तो हम लोग डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर ऑन करें तो 7 से 8 रो के अंदर दिख रहे होते हैं। अगर थोड़ी सी स्क्रीन हमारी छोटी हो तो 5 से 6 दिख रहे होते हैं। अगर टैबलेट की स्क्रीन हो तो उसके अंदर 2 से दिखते हैं या फिर ज़्यादा 3। अगर मोबाइल की स्क्रीन आ जाए तो फिर वो क्या दिखते हैं, टॉप टू बॉटम एक कॉलम के अंदर दिख रहे होते हैं, एक कार्ड एक रो के अंदर आ रहा होता है। तो इस तरह से जितने भी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है हम लोग उसको भी रिस्पॉन्सिव करते हैं। हमने देखा था कि नेपाल में हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिव करें। हमने ये भी देखा था अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेज को, अपनी डिव को किस तरह से रिस्पॉन्सिव किया जाए। लेकिन जब हमारे पास ऐसे मल्टीपल कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो ऐसे इन कार्ड्स को हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे, हम लोग ये अपना ये देखने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जितनी भी स्क्रीन्स पढ़ाई थी सबके नाम याद है? कौन कौन सी, जरा नाम लेकर बताइएगा। एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप। हमारी जो अपनी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती है उसकी कितनी होती है बेच? बोल गई? 1 से लेकर 639, फिर 639 तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद से हमारी स्मॉल की स्क्रीन स्टार्ट होती है। फिर स्मॉल की स्क्रीन स्टार्ट होती है 640 से लेकर 767 तक। उसके बाद हमारी मीडियम की स्क्रीन की जो विड्थ है वो स्टार्ट होती है 1023। ठीक है ना? मीडियम स्क्रीन की कितनी विड्थ होती है? सही कह रहा हूँ गलत मुझे भूल लीजिए। 1023। ठीक है, 1024 के बाद हमारी लार्ज स्क्रीन स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा लार्ज स्टार्ट होती है। तो ये जितनी भी हमारी स्क्रीन्स है ना, हमने तकरीबन ज़्यादा के लिए तो नहीं,
पांचवें स्क्रीन के लिए तो नहीं, कम से कम 3 स्क्रीन के लिए अपनी वेबसाइट को ज़रूर अपना रिस्पॉन्सिव करते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे जो हमारी वेबसाइट है ना वो तो सही दिख रही होती है, लेकिन जब छोटी स्क्रीन पे बात आती है ना तो ज़्यादातर मसले छोटी स्क्रीन पर ही होते हैं। तो हमारी पहले की जो है ना वो छोटी स्क्रीन सी है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि मोबाइल के अंदर होती है, दूसरी टैबलेट के अंदर, तीसरी हमारी मिनी लैपटॉप्स वगैरह की स्क्रीन, उसके बाद तो फिर वो एडजस्ट हो जाती है। अगर आपसे कभी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बड़ी स्क्रीन के लिए अलग से चीज़ चाहिए तो फिर आप इसको रिस्पॉन्सिव करके दे सकते हैं। ये चल जाए तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, टेलमेंट CSS के अंदर लास्ट टाइम मैंने जो है ना अपना आप लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस समझाई थी, ग्रिड भी वहीं पे ही समझा दूँ या भी अपना Next.js के प्रोजेक्ट में कोई मसला तो नहीं हुआ ना उसके अंदर? वहीं से अपना प्लेग्राउंड सही है, जो कहता है प्लेग्राउंड सही है वो जरा हाथ खड़ा करें, और जो कहते हैं Next.js का प्रोजेक्ट सही है वो हाथ खड़ा करें। तो बीच वाले कहते हैं ना प्लेग्राउंड हो ना Next.js हो, वो भी अपना हाथ खड़ा करें। ठीक है, Next.js के प्रोजेक्ट पर ही कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको रो और कॉलम में कर सकते हैं। अभी जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रिड के थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो हम प्लेग्राउंड पर ही देख लेते हैं। ये हमारे पास टेलमेंट CSS की वेबसाइट है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमें जो है ना प्लेग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, मुझे ना एक कार्ड बनाना है, तो मैं कार्ड में लास्ट टाइम जैसे सर ने बनाया था वैसा तो नहीं बना रहे, क्योंकि हमने थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस सीख चुके हैं। आती है आप लोगों को? आती है ना? ठीक है, हम लोग सिंपल एक डिव बनाएंगे। डिव को जो है ना क्लास देंगे। अब क्लास क्यों दे रहे हैं, क्लास नेम क्यों नहीं दे रहे? HTML पे इसलिए नहीं, HTML पे रिएक्ट के अंदर क्लास नेम आता है, और यहाँ पर हम लोग क्लास देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, ना ही हमारे पास JSX या TSX की कोई एक्सटेंशन है। ठीक है ना? हम क्या करेंगे, इसको मैं दे दूंगा एक BG कलर, ऑरेंज 500। कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाइट और वेट हाइट नहीं दी, विड्थ की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने डिव लगाई तो वो खुद ही फुल विड्थ ले लेगा। ठीक है ना? हाइट हमने देनी होगी। अगर मैं इसको 12 दूँ तो कुछ इस तरह से नजर आता है, और अगर मैं इसको 40 दे दूँ, क्योंकि हमने कार्ड बनाना है, कार्ड की जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो है ना थोड़ी सी स्पेस पकड़ ले। क्या करूँ? आवाज़ नहीं आ रही मुझे, सारे बैठे हुए हैं, बताया करें। मुझे पता है सारी चीज़ें, जो ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट होता है ना वो चुप करके बैठ जाता है, बताता ही नहीं है। भाई दूसरों के साथ भी अपनी नॉलेज शेयर किया करो, हमें भी कुछ सिखाया करो। हम आपको सिखाएंगे, आप हमें सिखाएं, कुछ हम सिखाएंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे। ऐसा ही है ना? एक स्टूडेंट जो है ना खुद ही सिर्फ पढ़ता रहता है ना। मैं अपनी बताता हूँ, किसी और स्टूडेंट का नहीं कहना। मेरी आदत है कि जब तक मैं कोई चीज़ पढ़ूँ, वो किसी और को नहीं पढ़ाऊँ, तब तक सारी ज़िंदगी के लिए मुझे याद नहीं आती। मैं ऐसे करता हूँ, आप भी ऐसे करते हैं ना? तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर मैं अभी पढ़ूंगा, चला जाऊंगा, दिन भर अपने काम करूंगा, सुबह मुझे भूल जाएगी। लेकिन जब कोई आकर मेरे पास में बैठ गया, मैं बताऊं, बैठ भाई, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे कुछ टॉपिक्स मिलते थे ना, तो मैं ऐसे करता था, छोटे भाई को बिठाता, बैठ में तुझे आज फिजिक्स पढ़ो, बैठ केमिस्ट्री पढ़ो। तो किसी और को सिखाने से आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो खुद पढ़े, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जूम की मीटिंग्स रखें, उनको जो है ना पढ़ाएं, खुद पढ़े तो कुछ उनसे भी पढ़ाएं, इस तरह से काम चलाएं। तो यहाँ पर हमने इसको हाइट दी है। अब मैंने क्या देना है इसको? फिर चुप हो गए, सुस्त, सही हो गया। हमने मल्टीपल्स स्क्रीन्स बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा स्मॉल की स्क्रीन बनाई थी, फिर जो है ना हमने अपनी स्मॉल बनाई थी, मीडियम बनाई थी, लार्ज बनाई थी। तो वो स्क्रीन विजुअली बनाने का मकसद ये था कि आप लोग एक बार देखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी स्क्रीन से वो स्मॉल से स्टार्ट होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल से
स्टार्ट होती हैं, उसकी विड्थ भी आप लोगों ने देखी थी। अब ये सारी चीज़ें सीखने का मकसद ये है कि हमें अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई थी और वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आपकी नज़र में तो वो अच्छी वेबसाइट है, लेकिन दूसरों की नज़र में वो किसी काम की नहीं है। हम लोग अभी कोई वेबसाइट बना लें ना अच्छी, जिसके अंदर कोई अच्छी यूआई हम लोग फिट कर दें, यूआई का पता है ना, अच्छी उसके अंदर यूआई हम लोग डाल दें और फिर हम समझते हैं कि हमने बड़ी बढ़िया वेबसाइट बनाई है। ऐसी वेबसाइट 10 साल पहले लोग बनाते थे, हमारे लिए नहीं है तो हम समझते हैं कि हमने अच्छी वेबसाइट बनाई है। अब हर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना लाजमी है, ठीक है ना। तकरीबन मेरे हिसाब से 95 वेबसाइट की दुनिया की रिस्पॉन्सिव है। अगर उसमें आपकी वेबसाइट नहीं आती तो फिर किसी काम की नहीं है, सही है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट.जेएस है, इसी एडवाइस में आप लोगों को दूंगा कि जो मैंने सीखी थी वो आप लोगों को बताऊंगा कि जो नेक्स्ट.जेएस होती है ना, वो टाइपस्क्रिप्ट की तरह नहीं है कि आपने वहाँ से पढ़े, आप एक ही कोड की बार बार प्रैक्टिस करे जा रहे हो तो बस आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी होती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब पता है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है, उसको सीखना है। या फिर ऐसी कोई मेरी वेबसाइट बनी हुई है, इसको देख के आपने भी उस वेबसाइट को बनाना है, बनाने की कोशिश करनी है। पहले निर्माण बना के देखना है, फिर आपने उस वेबसाइट को बना के देखना है, फिर आपने उसको रिस्पॉन्सिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट का एक्सपीरियंस आपके अंदर, आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। अगर कल को कोई वेबसाइट आपको देगा ना, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले तो मुझे निर्माण बनाना है, ठीक है। उसके बाद अब ज़्यादातर वेबसाइट्स जो होती है ना कि अब आप बोलेंगे सर मुझे ये चीज़ तो नहीं आती, मुझे उसको देख कर उसको वेबसाइट बनाए। एक मरतबा देख के बनाए तो समझ जाएंगे कि ये वेबसाइट का फ्लो कहाँ जा रहा है। अगर बना लेंगे ना तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आपने देखे थे, जितने भी उसने बनाए थे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कल को कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी ना, आप भी उसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट.जेएस क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोजेक्ट्स बना कर उसको सीखना है। इसीलिए सर शारिद ने डिस्कॉर्ड पर एक चैलेंज स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से कोई, उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने प्रोजेक्ट दिए थे। किस ने बनाए थे, 1 2 बस, 3 4 बस। तो वो जो प्रोजेक्ट्स है ना, उनको एक एक करके बनाए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। रोज एक बनाए, रोज एक नहीं बनता, 2 दिन में एक बनाए, 3 दिन में एक बनाए, लेकिन बनाए। और बनाना भी ऐसे नहीं है कि किसी और का कॉपी पेस्ट करना है, बनाना है खुद से बनाना है, समझ के बनाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, उसका यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था। जी तैयारी करवाएंगे हमको। जो आपने पढ़ा है सब कवर करेंगे। ये चीज़ तो आप सर अमीन आलम और सर धनियाल ही बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों का बनाता कौन है, वही बनाते हैं, वही बता सकते हैं। हमारी स्क्रीन आ चुकी है, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक कार्ड बना लिया है, अब मैं इसको जस्ट मार्जिन दूंगा 4, ताकि ये मार्जिन देने से क्या हुआ कि उसने चारों तरफ से एक स्पेस पकड़ लिया। नजर आ रहा है, जूम करो, अभी हटा के दिखाता हूँ ना, याद समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको हटाऊं तो इसने क्या किया, कॉर्नर पकड़ लिए दोबारा से, नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ M4 मतलब मार्जिन 4, तो उसने स्पेस पकड़ लिया चारों तरफ से। अगर MY लिखूंगा तो क्या करेगा, Y एक्सिस में स्पेस पकड़ लेगा। अगर MX लिखूंगा तो क्या करेगा, X एक्सिस में स्पेस पकड़ लेगा। अब थोड़ा सा मैं इसको राउंडिंग करता हूँ, मीडियम, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हमारे पास एक कार्ड है, छोटी डिवाइस पर ऐसा दिखेगा जो कि अच्छा है, लेकिन अगर उसको मैं बड़ी डिवाइस पर ले जाऊँ तो वो फुल विड्थ पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, उनकी विड्थ वगैरह डिफाइन हम लोग ज़्यादातर नहीं करते जब हमारे पास मल्टीपल होते हैं कार्ड्स, ठीक है। आप उसकी कर भी सकते हैं, बाद औक़ात हम लोग करते भी हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक को मैंने ऑरेंज कलर दिया हुआ है, दूसरे को मैं देता हूँ ग्रीन, गलत जगह पे दे दिया। डेवलपर्स बैठे हुए कोई बताता ही नहीं है मुझे।
ग्रीन। ठीक है, मेरे पास अब हो गए 2 कार्ड्स। अगर मैं इसको और कॉपी करूँ, कितने बनाए? 12। सही है। कलर्स मुझे बता दे जाए कौन कौन से लगाऊँ। एक तो ब्लू है, दूसरा रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन तो लगा हुआ है, पिंक, ठीक है, और ब्लैक और पर्पल। सर ब्लैक 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 को सही करें। ग्रे ग्रे। सर ब्लैक में 500 मिटा दे। अच्छा, ब्लैक से 500 हटा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा ग्रे। सिलेक्ट सिलेक्ट ग्रे और सिलेक्ट में क्या डिफरेंस आया बताओ सर? ब्लू शेड आ हम ग्रे गया। को जो है ना 300 कर देते हैं, ठीक है। और ब्राउन होता है वायलेट। इसके अंदर तो नहीं है। खैर है, काफ़ी हम लोग वापस उस चीज़ को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास है, ऑरेंज। दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना, मैं तो वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितने कार्ड हैं? 12 कार्ड है। अगर मैं इनको इस तरह से किसी बड़ी डिवाइस पर लेकर जाता हूँ तो ये कार्ड्स नहीं, कुछ रोज दिख रही है मुझे, कार्ड तो नहीं लग रहा। हम ऐसा क्या करें कि ये सारे कार्ड जो है ना एक ही रो के अंदर आ जाए? पहले इन सबको डिप में रखेंगे। क्या करूँ? कहाँ पे लगाऊँ? पेरेंट बना के, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी पेरेंट दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर पेरेंट बनाएंगे और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर इसको इस तरह से करूँ तो ये इसी तरह से ही आता है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी डिवाइस आती है? एक्स्ट्रा स्मॉल। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पर कितनी कॉलम्स हमारे पास जचेंगी? 1 एक कॉलम। यार अभी जिस कॉलम में आ रहा है ना एक्स्ट्रा स्मॉल, मोबाइल डिवाइस के अंदर यही चीज़ चलेगी। इसके अगर मैं डबल कर दूंगा तो वो थोड़ी सी इसकी जो है ना सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स मोबाइल के अंदर छोटा एक ही दिखता है, 2 आ जाएगा थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। छोटे कार्ड्स जो किसी वेबसाइट के अंदर होते हैं प्रोफाइल के या किसी छोटे प्रोडक्ट्स के, तो वो वहाँ पर चल जाते हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लास देता हूँ, क्लास दी। अब मैं इसको देता हूँ ग्रिड। ठीक है, ग्रिड दिया तो आपने देखा होगा कि ग्रिड लगाते ही ग्रिड अप्लाई हो गया है, यहाँ पर हुआ अप्लाई। ठीक है, अब मुझे जो है ना सबसे पहले कौन सी डिवाइस के लिए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है? एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्सएम लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट ग्रिड कोड 1। ठीक है, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, टेलमेट CSS बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल की डिवाइस के बारे में उसको बताना पड़ेगा कि जो मोबाइल डिवाइस आ जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल डिवाइस के लिए हमारे पास कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ब्रेक पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा? मोबाइल डिवाइस का। तो मोबाइल डिवाइस के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ग्रिड। कॉल्स का मतलब पता है सबको, कॉलम्स। ठीक है, जो टॉप टू बॉटम होते हैं, और उसके बाद मैं कहता हूँ 1 होगा। लेकिन ये लिखने के बाद भी हमारी वेबसाइट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से ही एक ही कॉलम के अंदर है। लेकिन इसके बाद हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये हमारी 640 को क्रॉस करें ना, 640 पे आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाए, कॉलम्स 2 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? SM ग्रिड कॉल टू ग्रिड करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में पढ़ा था, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है ना? SM ग्रिड कॉल्स टू। तो हमारे पास जो हमारी डिवाइस है, सबसे पहले SM आएगा। ये हमारे पास SM की विड्थ कितनी होती है? 640। अगर यहाँ पर मैं 640 क्रॉस करूँ तो 2 कॉलम्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगर हमारे पास कोई बड़ी डिवाइस हो, इससे ज़्यादा बड़ी डिवाइस, तो वो कौन सी होती है? मीडियम। मीडियम की विड्थ कितनी होती है? 768 होती है, ऐसा ही है। तो 768 मीडियम डिवाइस होती है। तो मीडियम डिवाइस के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रिड कॉलम 3 काफ़ी है ना, 4 आगे के लिए करेंगे। ठीक है, उसके लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ
और अब अगर हम आए, ये हमारी होगी स्मॉल डिवाइस, ये होगी हमारी मीडियम डिवाइस, और सेम ऐसे ही बिल्कुल हम लोग करेंगे अपनी लार्ज डिवाइस के लिए। एक बार कर लेता हूँ, फिर आप लोगों ने खुद कर लेनी है बाकी चीज़ें। ये हो गया LG, और LG पर क्या हो जाए, ग्रिड कॉल्स 4 हो जाए। तो जब हमारे पास डिवाइस बड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कितने कॉलम्स में आ जाएगी, 4 कॉलम्स में। यहाँ पर 4 कॉलम्स में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है मेरी नज़र में। क्या है, मैंने तो उसको नोट किया है, आप लोग देखें। ये कार्ड्स की विड्थ सबकी सही है, फिक्स है, अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको अंदर लेकर जाता हूँ छोटी डिवाइस पर, जहाँ पर 610 मोबाइल पर इस तरह की विड्थ अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट भी तो नहीं है ना। कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज को ले जाएं, 4XL को ले जाएं। लेकिन अगर हमने छोटी डिवाइस पर, अगर छोटी डिवाइस, स्मॉल से छोटी कौन सी होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल, जिसका हमारे पास कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, हम अपना कस्टम ब्रेक पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबको पता है कि ये जो हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट.js के अंदर भी सेम इसी तरीके से यूज होंगे। ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप global.css की फाइल में जाएंगे तो आपको ये 3 लाइन दिखेगी, दिखती है। उसके नीचे अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये next.js कॉन्फ़िगरेशन की फाइल भी दिखेगी, दिखती है ना। तो ये जो कॉन्फ़िग की फाइल होती है, ये Tailwind CSS की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। next.js मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया, ये Tailwind CSS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि अगर हमने Tailwind CSS के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी हो, कोई एक्सटेंड करनी हो, कोई थीम के अंदर चेंज करना हो, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। आपने देखी होगी ना आपके प्रोजेक्ट्स के नीचे वहाँ पर ये फाइल्स होती है, लेकिन इनका यूज़ क्या है वो कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा नीचे जाए ना, ये 639 बहुत है, हमें मोबाइल की स्क्रीन पर इतना बड़ा कार्ड नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी हमारे पास चले, इतना तो चल ही जाएगा इतना, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए भी अपना एक अदद ब्रेक पॉइंट डिफाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने छेड़छाड़ किसके अंदर कर रहे हैं, थीम के अंदर। ठीक है, थीम के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। और एक्सटेंड क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक्सटेंड करना किसको चाह रहे हो। ठीक है, हम किसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ये बताइए, स्क्रीन्स को। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्क्रीन्स, लिख के बताएंगे उसको कि हम किसको करना चाह रहे हैं, स्क्रीन्स को। ठीक है, स्क्रीन्स मैंने यहाँ पर लिखा और हम यहाँ पर लगाएंगे एक अदद कॉलन। क्यों लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की और पेयर्स में वैल्यू बनाते हैं, ऐसा ही है, की और वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलन, और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, इंटर किया। यहाँ पर सिंपल एक चीज हमने डिफाइन करनी है, अपने ब्रेक पॉइंट का नाम। क्या होगा हमारे ब्रेक पॉइंट का नाम, एक्स्ट्रा स्मॉल होगा तो XS लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ XS, लेकिन लिखना किसके अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अगर मुझे वैल्यू देनी हो तब मैं कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चाहते हैं कितने px पर हमारा ये जो है ब्रेक पॉइंट काम करे, कितने px पर। छोटी सी डिवाइस होती है 480 px, सही है। 640 तक हमारी जो है बड़ी डिवाइस है, हम 200 कम कर लेते हैं, 200 या 160 कम कर लेते हैं, तो 480 कर लेता हूँ मैं इसको, 480 px। अब px लगाऊं तो ये एरर जाएगा, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग्स के अंदर इसको लिखना है, या डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। अब जरा चेक करें कि क्या हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन हुआ है कि नहीं। 40 पर अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं किया, उसको बताया नहीं कि इस ब्रेक पॉइंट पर आकर ये क्या करे। तो हमने क्या करना है, इसके ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन करना है। स्मॉल से पहले हम लोग लिखेंगे XS लिखा था, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाए, ग्रिड कॉलम्स, यहाँ पर भी आप 2 कर देना। ठीक है, तो हो गए। अगर मैं इसको हटाऊं तो वापस, और अगर मैं इसको करूं 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए,
ग्रिड कॉलम्स 2 हो गए। तो अब इस डिवाइस पर भी ये तकरीबन अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ तक हमें सही लग रहा है। अगर अब यहाँ पर छोटा चला जाए तो उसका मसला नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। बस ये है कि हम अपने कस्टम ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये समझ आया सबको? करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर जाना है, सिंपल एक्स थीम के अंदर, फिर एक्सटेंड के अंदर वहां पर लिखना है स्क्रीन, कॉलन लगाकर एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने, उसके अंदर आपने उसका नाम लिखना है, जो भी आप डिफाइन करेंगे वो नाम लेगा। जैसे हम लोग एसएम लिखते हैं, कॉलन लगाकर जो विड्थ होगी, जो भी उसका कलर होगा, बीजीएम देते हैं। तो इसी तरह से ये वो ब्रेक पॉइंट का नाम है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट का नाम दिया, फिर हमने कॉलन लगाया और फिर उसको हमने उसकी विड्थ बताई कि इतनी विड्थ पर आने के बाद आपने क्या करना है, उसकी स्क्रीन पर इस चीज को अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास अब एक्स्ट्रा स्मॉल का ब्रेक पॉइंट भी बन चुका है, ठीक है। क्लियर है? किस किस को क्लियर है? जरा हाथ खड़ा करें। चलो ठीक हो गया। एक्स्ट्रा स्मॉल का 2 आएंगे, वो स्मॉल पे एक आएगा। ये जो हमारे पास, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स थे जो कि टेलमेट सीएसएस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। वहां पर हमारे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं स्मॉल डिवाइस के अंदर, और स्मॉल डिवाइस की विड्थ कितनी है? 640। हमारे पास मोबाइल के अंदर जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं लगती हमारी विड्थ वगैरह, क्योंकि वो कार्ड्स बड़े बन रहे थे। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक कस्टम ब्रेक पॉइंट बनाया। किस तरह से बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी टेलमेट सीएसएस की आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर आपने जाना है, हमने किसको अंदर करना है, थीम को चेंज करना है, उसको जाकर एक्सटेंड करना है। पहले से वो चीज डिफाइन है, हमने उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किसको करना है, स्क्रीन को, स्क्रीन लिखना है हमने, ये एक्सटेंड तक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो यहाँ तक वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा। आपने जस्ट इसके अंदर आकर स्क्रीन लिखना है और फिर कॉलन लगाना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके वहां पर अपने ब्रेक पॉइंट का नाम डिफाइन करना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पर एक्सेस लिखा है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में रखिएगा, इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, कोई ऐसा ना लिखते कि छोटा मोबाइल, सही है ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपने लिखना है एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद कॉलन लगा के आपने उसकी विड्थ को डिफाइन कर देना। अब जो विड्थ आप लोग रखेंगे उस ब्रेक पॉइंट की वो विड्थ डिफाइन हो जाएगी, तो जब आप उस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। जी एक्सेस जो आपने लिखा हुआ है, ये आपने प्रोडक्शन में क्यों लिखा है? इसके बगैर भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, चल रहा है। कितनी है विड्थ? दिख नहीं रही है, कितनी है विड्थ? यहाँ पर नजर आ रही है 460 पर हम लोग, फिर भी चल रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये ऑब्जेक्ट और जेसन के अंदर होता है। अगर आप की को डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिख भी देते हैं तब भी वो बुरा नहीं मानता, ठीक है ना। क्लियर है सबको? ठीक हो गया, ओके। एक्सएम तो है, एक्सएम नहीं लिखा हुआ, मैं ये बोल रही हूँ। सर कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑलरेडी जो डेटा मौजूद है उसको रिमूव करना होगा? नहीं, उसको किसी को भी रिमूव नहीं करना। जस्ट आपने ये करना है कि कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर आना है, इस एक्सटेंड है ना, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर आकर सिर्फ आपने स्क्रीन लिखना है, कॉलन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने और फिर इस चीज को डिफाइन करना है। एक्स एक्सिस लिखकर आपने जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने ब्रेक पॉइंट्स का, और उसकी जो है ना विड्थ आपने डिफाइन कर देनी है। जी हाँ, दूसरी विड्थ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल स्क्रीन का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये मल्टीपल्स है इसके अंदर। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना टेलमेट सीएसएस के अंदर, वो चीज डिफाइन है, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम लोग एक्सटेंड करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। चल हाँ, एक्स्ट्रा
और जो अभी चीज़ें मैंने सिखाई है ना, ये सेम चीज़ अपने साथ वाले को सिखाएं 2 मिनट के अंदर। फ्लेक्सबॉक्स को यूज करें, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को यूज करें। आपको जो इजी लगता है, जिसमें आपका हाथ साफ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कोड आपको मिल जाएगा, कोड की टेंशन नहीं है। लास्ट टाइम आई नो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि सिस्टम में इशू हो गया था, तो मुझे पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट। जी, फ्लेक्स में और ग्रिड में डिफरेंस ये है कि फ्लेक्स बॉक्स जब आप यूज करते हैं ना, तो वो 1 डायमेंशनल लेआउट के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। फ्लेक्स बॉक्स जो आपका यूज होता है वो 1 डायमेंशनल लेआउट होता है, लेकिन जब ग्रिड सिस्टम की बारी आती है तो वो 2 डायमेंशनल के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम आप फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हैं वो ग्रिड सिस्टम से भी हो सकता है, जो आप ग्रिड सिस्टम से कर सकते हो वो फ्लेक्स बॉक्स से भी हो सकता है। अब बेहतर तो ये कहा जाता है कि आप ग्रिड को यूज करें, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स भी एक्सटेंसिवली यूज होता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप दोनों में एक्सपर्टीज है, आप दोनों को यूज करें, इसमें जो है वो कोई इतना इशू नहीं है। जी देखिए, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में डिफरेंस ये है कि ये मेरे पास आपने ये लेआउट्स बड़े देखे हुए होंगे। ये मेरे पास एक वेब पेज है, सही है, और इस वेब पेज में मेरे पास एक लेफ्ट सेक्शन है और मेरे पास इसी तरह का एक अदर राइट सेक्शन भी है। ठीक है, ये 1 डायमेंशनल है, सिंपल। ठीक है, इसी तरह जो हमने एग्जांपल देखी 3 कार्ड्स हैं, एक रो में 3 कार्ड्स हैं, एक में 2 कार्ड्स हैं। ये सीधी क्या है, 1 डायमेंशनल की एग्जांपल है आपके पास। अब 2 डायमेंशनल क्या होता है भाई? 2 डायमेंशनल कुछ इस तरह होता है कि आपने इस तरह का एक वेब पेज है मेरा, एक सेक्शन मेरा सिंपल है इस तरह का। ये चीज क्या है मेरी? अभी तक वही है जो आपको पता है। अब 2 डायमेंशनल में ये होता है कि लेफ्ट सेक्शन मेरे पास इस तरह का है, लेकिन जो राइट सेक्शन है ना, ये कुछ इस तरह का है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह का है। ये क्या कहलाएगा? ये चीज जो मेरी कहलाएगी 2 डायमेंशनल कहलाएगी। देखिए इस तरह से ये मेरे आपके सामने जो लेआउट आ रहा है ना, एक वेब पेज है, लेफ्ट सेक्शन आपके सामने सिंपल इस तरह का है, लेकिन जो राइट सेक्शन है उसमें 4 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये जो आपके सामने लेआउट है ना, 2 डायमेंशनल है कि लेफ्ट साइड जो है वो एक सिंपल है, लेकिन राइट साइड का जो है वो आपके सामने बिल्कुल लेआउट डिफरेंट है कि एक रो में आपके पास 4 सेक्शन आ रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशनल होती है। इस तरह का जब भी आपके सामने कोई लेआउट आए तो बेहतर ये है कि आप ग्रिड को यूज करें। सही है, क्योंकि ये ग्रिड को यूज करके इसको बनाना भी आसान है, एक सिंपल स्क्रीन के लिए, सिंगल स्क्रीन के लिए, और उसके बाद जो है वो उसको रिस्पॉन्सिव करना भी इजी है। ठीक है जी, तो ये था ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, नहीं लगेगा ग्रिड ही जी। 2 डायमेंशनल आप खुद करना, हर चीज थोड़ी हम करेंगे। एक चीज हो, अब आपके पास मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टेट, आपको जो कोड दिया गया है ना उसी में ही आप 2 डायमेंशनल कर सकते हैं। सिंपल चीज है, आपको बेसिक्स तो पता है। जैसे फ्लेक्स की जो आपकी क्लास है वो कहाँ लगती थी? पेरेंट एलिमेंट पे। इसी तरह ग्रिड की क्लास भी आपने अभी देखा होगा पेरेंट एलिमेंट पे लगी है। अब इसको इस तरह कैसे करना है? आपने कॉल्स की क्लास देखी, कॉल्स को आपने क्या किया? 1 किया, 2 किया। राइट सेक्शन के पेरेंट एलिमेंट पे आपने ग्रिड की क्लास लगा दी और कॉल 1 कॉल 2 करके आपने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया, हो गया।
इसमें इतनी क्या रॉकेट साइंस है, क्या टेंशन है इसमें। सही है, सेम काम आप फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर ये कि जब भी 2 डायमेंशनल की डिजाइन आपके सामने हो ना, ग्रिड को चूज करें। सही है, और जब भी इस तरह के आपके पास डिजाइन हो तो आप क्या करें, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करें, सिंपल। बाकी हर चीज सेम है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड सिस्टम, इनमें सिमिलरिटी सेम चीज क्या है, दोनों पेरेंट एलिमेंट पे लगते हैं, दोनों का काम आपने यूज कर लिया, चूज कर लिया, उसमें फ्लेक्स यूज किया, तो थ्रू आउट द सिस्टम आप उसको फ्लेक्स यूज करें या ग्रिड यूज करें। आप ये कह रही हैं, सॉरी सवाल नहीं करें। आप ग्रिड ही यूज करें, मैंने आपसे कहा ना। मैं आपका सवाल समझिए, आपका सवाल अगर मैं सही समझाऊं तो ये कि फॉर एग्जांपल ये पूरा वेब पेज, इस वेब पेज में आपने फ्लेक्स की क्लास लगाई ताकि ये दोनों एक लाइन में आ जाए, फिर जब आप राइट सेक्शन तक पहुंची तो आप ग्रिड यूज करें। हो सकता है ऐसा भी, मना नहीं है, लेकिन मेरी आपको सजेशन ये कि आप एक ही चीज पे स्टिक करें, या ग्रिड या फ्लेक्स। आप कर सकती हैं दोनों को यूज, आप कीजिए, आपको कोई मना नहीं है। आप फ्लेक्स इसलिए बोले ताकि दोनों एक लाइन में आ जाए, एक रो में आ जाए। एक रो में आने के बाद आपने लेफ्ट सेक्शन बना दिया, राइट पे फिर आप पहुंचे तो आपने ग्रिड लगा दिया। आप ऐसे भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। क्या चीज, थोड़ा जोर से बोलो। ग्रिड कौन सी आ गई, मैं सुन, मेंटो ग्रिड आपकी रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन में जो जो चीजें चल रही होती हैं वो अक्सर ज्यादातर स्टेट पे ही चल रही होती हैं। स्टेट का मतलब यहां पे क्या है, किसी को पता है? वेरिएबल, ठीक है, आप बताएं वेरिएबल। और कोई बताएगा स्टेट का क्या मतलब है? गलत बताएं, सही बताएं, टूटा फूटा बताएं, कोई बात नहीं। होक, एक सेकंड, हैंड रेस करिए जी, आप पहले बात कंप्लीट करें। ठीक है, सही है। और आपने यूआई का वेरिएबल, और कोई बताएगा यहां से स्टेट क्या होता है? क्या चीज? इंग्लिश ग्रामर। आपने जो बोला आई थिंक सही बोला, बताए दोबारा रिपीट पे, क्या होगा? गलत होगा ना, कुछ होगा थोड़ी। चलो ठीक है जी, और कोई? अच्छा, स्टेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा जी बोले। सही है। स्टेट का मतलब रिएक्ट में ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट है ना, आपका जो कंपोनेंट है उसमें कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अच्छा, या उसमें करंट डेटा क्या है, ये होता है स्टेट। आई रिपीट, स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपको जो एक नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट.जेएस का कंपोनेंट होता है ना, उसमें करंट इंफॉर्मेशन या करंट डेटा क्या रखा हुआ है। अब सपोज करें ये मार्की जो ऑडिटोरियम जो है एक रिएक्ट का नेक्स्ट.जेएस का कंपोनेंट है, सही है। मुझसे इस स्टेट का मतलब आप यूज रखना, स्टेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, सही है। ये मार्की हमारी जो है वो एक नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट.जेएस का कंपोनेंट है। मुझसे कोई इस मार्गी की जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है, सही। मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ, करंट इंफॉर्मेशन। मुझसे अभी कोई फोन करके, सपोज करें मुझसे अभी कोई फोन करके पूछता है कि भाई आपकी जो अभी क्लास हो रही है मार्की में, उसकी स्टेट क्या है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, तो अभी मैं बोलूँगा हमारी पढ़ाई हो रही है, सही है। फिर थोड़ा टाइम गुजरेगा, मुझसे कोई पूछेगा आपकी क्लास की जो है वो क्या इंफॉर्मेशन है, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, सही है।
तो मैं कहूँगा कि भाई ब्रेक चल रहा है, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, 10 मिनट का मैंने ब्रेक दिया हुआ है। 5 बजे के बाद मुझे कोई पूछते हैं आपकी क्लास का करंट स्टेटस क्या है, करंट इंफॉर्मेशन क्या है, मैं कहूँगा हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमारा सेकेंड हाफ भी कंप्लीट हो गया है और अब जो है वो स्टूडेंट्स अपने घर पे चले गए। तो ये जो भी मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, वो इस मार्की की हम सबकी करंट इंफॉर्मेशन दे रहा था कि भाई अभी करंटली इस क्लास में चल क्या रहा है, अभी इस वक्त राइट टाइम, राइट वेरी टाइम। मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन है, मैं बोलूँगा हमारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो कंपोनेंट है उसमें करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है किसी भी चीज़ के हवाले से। मुझसे अगर किसी ने पूछ लिया भाई आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या स्टेट है, उनकी क्या इंफॉर्मेशन है, मैं बोलूँगा सब पढ़ने वाले, सब प्रोजेक्ट बनाते, सब असाइनमेंट करते, या तो मैं ये बोल दूँगा या मैं बोल दूँगा नहीं कोई नहीं पढ़ता, सब नालायक है। तो ये जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई ना, ये आप लोगों की स्टेट है। आप लोग कुछ किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेते ना भाई, कि फॉर एग्जांपल कल मुझे जाके क्या करना है, कोई भी आपने अक्सर जहन एक एग्जैक्टली किसी भी आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा एक अल्फाज, एक जुमला सुना होगा कि यार आपका जो माइंड है वो किस स्टेट में, ऐसे ही। तो वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि आपकी माइंड में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चल रहा है। तो स्टेट का मतलब होता है भाई कि आपका जो कंपोनेंट है नेक्स्ट.जेएस का, उसकी करंट स्टेट क्या है, यानी करंट इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें लेटेस्ट डेटा क्या रखा हुआ है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए, नॉर्मली क्या होता है, आप सबसे पहले लॉगिन नहीं होते, आप लॉगिन करना पड़ता है, ऐसा ही है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। जैसे आप चाहे जीपीटी पे चले जाए, फेसबुक पे चले जाए, आपने फेसबुक पे सबसे पहले लाइफ में अपना अकाउंट बनाया होगा, तो आप लॉगिन तो नहीं थे, तो उस वक्त यूज़र की स्टेट क्या थी फेसबुक में कि आप लॉगिन नहीं थे, आपका अकाउंट बन गया, आप लॉगिन हो गए, तो इट मीन्स के यूज़र को एक, फेसबुक को एक नया यूज़र मिल गया। तो स्टेट का मतलब होता है करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अभी लॉगिन है, आप अपना मोबाइल चेक करें, क्या फेसबुक में लॉगिन है, तो इसका मतलब उस जो इंफॉर्मेशन है ना वो ये है कि आप लॉगिन हैं। आप लॉगआउट पे क्लिक करें, आप फेसबुक से बाहर आ जाएंगे। फिर फेसबुक वालों के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए कि भाई आप अब लॉगिन नहीं है, आप लॉगआउट हो चुके, सही है। तो ये होता है स्टेट। अच्छा जी, हाँ ये भी है। आप अगर फेस करते हैं तो फिर आपसे बेहतर किसको पता होगा। आपका नाम क्या है? ओवैस। ओवैस भाई ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, जावेद, नवीद। देखिए ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन गलत है ना मेरे पास आपकी। नवीद भाई ने एक अच्छी एग्जांपल दी, ये रोजाना फेस करते शायद दिन में 3-4 बार। ये कह रहे बेगम का मूड, अगर आप शादीशुदा हैं, आप सुबह घर से निकले, आपकी जो वाइफ थी उनकी जो स्टेट थी वो सही थी, शाम को पता नहीं क्या हुआ, शाम को पता नहीं आपकी कौन सी ऐसी बात उन्हें याद आ गई पुरानी कुछ सालों पहले कि उनका जो है वो स्टेट बदल गया। सुबह आपकी जो वाइफ थी वो सही स्टेट में थी, शाम को आगे उनकी स्टेट बिगड़ गई। तो ये जो करंट इंफॉर्मेशन है ना, करंट लेटेस्ट अपडेट जो है वो कहलाती है स्टेट। अच्छा, अब रिएक्ट एप्लीकेशन में स्टेट्स कहाँ यूज होती हैं? जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट हुक्स का, ठीक है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट हुक्स का। रिएक्ट हुक्स आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स में चलते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एक कंपोनेंट बना हुआ है। अब ये कंपोनेंट आपके पास बना हुआ है, इस कंपोनेंट की अगर आपको करंट एग्जांपल चाहिए ना, करंट डाटा चाहिए, करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप रिएक्ट हुक्स को यूज करेंगे। अच्छा, ये रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं भाई? रिएक्ट हुक्स एक पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन होते हैं रिएक्ट की तरफ से।
आई रिपीट, रिएक्ट हुक्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं रिएक्ट हुक्स। उन रिएक्ट हुक्स को आप यूज करके जो है क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट की स्टेट फिगर आउट करते हैं। सही है। किसी को पता है रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? यूज स्टेट, एक सेकंड, मैंने यूज क्लाइंट थोड़ी हुक होता है, इफेक्ट है और वो है यूज स्टेट कहा आपने, और यूज इफेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन है तो हम इस तरह कर लेते हैं। यूज मेमो, यूज सेलेक्टर रिएक्टर नहीं होता, वो रिडक्स का होता वो भी ओके, रिडक्स की तरफ से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, आपकी रिडक्स की स्टेट गेट फिल नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है। यूज कॉलबैक भी कहा किसी ने, ठीक है। तो ये 3-4 आपके पास जो है वो, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3-4 जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। तो स्टेट क्या होता है, आपके कंपोनेंट की करंट इंफॉर्मेशन, और करंट इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए आपके पास रिएक्ट हुक्स होते हैं। अब रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब रिएक्ट वालों ने उनको पहले से डिफाइन कर दिया, सही है। स्टेट गेट करने के लिए आप रिएक्ट हुक्स यूज करेंगे, और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, ये 3-4 आपके पास होते हैं। ये वो फंक्शन है, देखिए इन सबके सामने मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ के सामने अगर राउंड ब्रैकेट्स लगे वो फंक्शन है, सही है। अब चाहे वो आपका अपना बनाया हुआ फंक्शन हो या रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का कोई बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हर रिएक्ट हुक से पहले आपके पास एक यूज का जो है वो कीवर्ड है। तो कोई भी चीज़ आपके सामने है उससे पहले यूज लिखा हुआ तो आप पहचान सकते हैं कि भाई ये रिएक्ट होता है। स्टेट क्या होता है और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, ये अपने बराबर वाले को समझा। और कोई सवाल है? अब हम स्टार्ट करेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट ये तो आपको पता चल गया रिएक्ट के हुक है। इन डेप्थ अब हम इसको देखेंगे। मेरा आईडी कार्ड मेरा नीचे था ना। सबसे पहले इधर मैं 2 बटन बना दूंगी, एक इंक्रीमेंट के लिए और एक डिक्रीमेंट के लिए। तो बंदे को लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया। पहले जावास्क्रिप्ट में आपने बटन तो पढ़े होंगे ना, और इनके जो मेथड्स होते हैं आपको पता है। जब भी हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक का एक मेथड यूज करेंगे। अभी आपको बस ये UI पे ऐसे ही शो हो रहा होगा H1 यहाँ पे यूज स्टेट, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों बटन एक ही लाइन में हमारे पास शो हो रहे हैं। और इसको हम CSS के थ्रू थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। ये आपको पता है रिएक्ट फ्रेगमेंट, इसी के अंदर हम div को यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी आपने देखा कि मैं इसने एक H1 लगाया, सिंपल, आपको पता है H1 क्या होगा। इसके बाद बटन्स लगाए। अब जब आप बाय डिफॉल्ट बटन्स लगाते हैं किसी भी HTML में, तो उसका एक बैकग्राउंड कलर होता है, उसकी प्रेजेंस होती है, एक अपीयरेंस होती है। आपको देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये बटन है। लेकिन जब यहाँ पर्टिकुलर में इसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन लगाया तो आपको क्यों बटन की अपीयरेंस नहीं दिखी, ये चीज हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एग्जैक्टली, जब भी टेलविंड CSS को आप यूज करते हैं ना, तो बिल्ट इन अपीयरेंस जो होती है, बिल्ट इन स्टाइल्स जो होते हैं, जो डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं, टेलविंड CSS उनको ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड का मतलब टेलविंड CSS कहता है आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ तो मेरी चलेगी। तो जो डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं ना, वो टेलविंड CSS में ओवरराइड हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को यहाँ पे जो थ्योरी दी जा रही है ना, उसको भी या तो अपने पास लिख लें या अपने जहन में बिठा लें।
उससे होगा कि आपको काम आएगा कि आप कल को कहीं इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको काम आएगा। इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले आपका यहाँ जो है वो अगर कोई क्विज होता है तो उसमें भी ये दो चीज़ें आपको काम आएंगी। और जाहिर सी बात है एमसीक्यूज में तो थ्योरी होती है, तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो किसी मकसद से बताई जा रही है, इन चीज़ों को आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस ने क्या किया, फ्लेक्स को यूज करते हुए एक इंक्रीमेंट का बटन बना लिया, एक डिक्रीमेंट का बटन बना लिया। इसको स्टाइल करने के लिए मैंने क्या यूज किया, फ्लेक्स को। ये तो आपको पता है, प्रॉपर्टीज आप लास्ट 2 क्लासेस से यही पढ़ रहे हैं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई आइटम से सेंटर और स्पेस 5 थी, इससे क्या होगा, जो कि बिल्कुल अभी उसके साथ कंबाइन हुआ है। अगर हम इसे स्पेस वाई वैल्यू दे दें, प्रॉपर्टीज सेट कर देंगे स्पेस वाई 3, तो इस तरह हमारे पास इसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई। हाँ, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते। अब शो हो रहा है, ठीक है। सॉरी, बटन को बैकग्राउंड कलर ये तो उसका बॉर्डर कलर है ना। बैकग्राउंड कलर आप कह रहे हैं सेट कर दूं? अच्छा, सही है। अब हम इसमें यूज करेंगे एक वेरिएबल काउंटर के नाम से। सिंपल वेरिएबल तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेट काउंटर इज इक्वल टू 5। अब इस काउंटर को अगर देखा जाए 5 की वैल्यू दी है, इसको मैं यहाँ पे यूज स्टेट के आगे भी कर दूँ या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के इधर काउंटर के वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करूँ। ये कर्ली ब्रेसिस में वैल्यू क्यों दी है, जावास्क्रिप्ट, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रेसिस में यूज करेंगे। अब इंक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है, डिक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। अच्छा जी, तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, ठीक है, लेट काउंटर के नाम पर। अच्छा, अब ये गौर से देखिए कि ये लेट काउंटर डिफाइन कहाँ हुआ है, जब आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है उससे पहले और आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आ रहा है उसके बाद। सही है, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी HTML आती है और HTML आती है और उससे पहले क्या लिखा होता है, आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। इन दोनों चीज़ों के बीच में आपकी आती है जावास्क्रिप्ट। देखिए, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, फंक्शन के बाद फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर स्पेशली इसीलिए आपने लेट काउंटर 5 इसीलिए डिफाइन किया हुआ। तो इसको कहाँ पर डिफाइन करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मिस जो है वो अपने देखें, अगर सेम चीज़ मिस ने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखी है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है। सही है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है। तो HTML की जगह पे अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखी है तो देखिए वो आपको एरर देगा, तो हम वहीं से वहीं पर आ जाते जहाँ हम पहले थे। ठीक है,
अब भाई आप बोलेंगे कि भाई मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की वैल्यू भी तो गेट करनी है, यूजर को मैं शो कैसे कराऊंगा? यूजर को तो हमेशा HTML जाती है और HTML में हम चीज़ों को भेजेंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई HTML के अंदर मैं किस तरह अपने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज करूं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट की बात तो HTML आ रही है, तो वो तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो इसलिए हम इसमें क्या किया, जब काउंटर की वैल्यू चाहिए थी ना, काउंटर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसने क्या किया, एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। क्या कर दिए? एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब बटन क्या चीज है? HTML का टैग है। बटन क्या है? HTML का टैग है। अब HTML के अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है, उसके लिए तो कोई मेरे पास अभी तक तरीका नहीं था, लेकिन एक तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स लगावे। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ना और उस स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उस स्पेसिफिक वेरिएबल में जो भी आपकी वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। जैसे हमारे इस केस में काउंटर नाम का एक वेरिएबल था, मैंने यहाँ क्या किया, काउंटर लिख दिया। तो जो भी काउंटर में वैल्यू 5 थी, 5 आ गई। मिस अगर आप इसको 25 करेंगी या जो भी 100 करेंगी, क्या ये भी रिफ्लेक्ट होगा? पहले इनसे पूछते हैं। यहाँ लिखे लेट काउंटर इज इक्वल टू 5, तो ब्राउजर पे मेरे पास यहाँ पे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू चेंज करके फॉर एग्जाम्पल 100 कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, 100 कर दी, क्या ये 100 मुझे 5 की जगह दिखेगा? अभी देख लेते हैं। तो देखिए ये मुझे इस तरह दिख रहा है, तो आप इसको इस तरह यूज करेंगे जी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। सिर्फ वैल्यू गेट करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा के नीचे लेट काउंटर लिखेंगे तो वो तो स्कोप में आ जाएगा। ग्लोबल स्कोप और मेरे ब्लॉक स्कोप पढ़ा था ना फर्स्ट क्वार्टर में, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जी। आप इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे ना, ये तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको वैल्यू चेंज करनी होती है तो आप वेरिएबल में लिखते हैं, सही है जी। यस, अब हम बटन के लिए क्या मेथड यूज करेंगे? ऑन क्लिक। ये क्या हुआ, कोई बताएगा? ये हैंडल इंक्रीमेंट जहाँ पे क्यों लिखा है? नहीं पता, ठीक है। ऑन क्लिक जब हम जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, तो हम इसकी वैल्यू कैसे गेट करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय गेट, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे? एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेंगे। ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल कर लिया, हैंडल इंक्रीमेंट। अब जैसे हमने लेट काउंटर की वैल्यू रिटर्न से पहले डिफाइन की है, इसी तरह इस फंक्शन को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगी कॉन्स्ट सेम नेम से, जो मैं यहाँ पे नेम दिया हैंडल इंक्रीमेंट, इसी नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगी कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस में हमारा यहाँ पे अपना कुछ जो भी परफॉर्म करवाना चाहूँगी वो करवा लूँगी। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कंसोल करवाऊँगी, देखूँगी कि बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग एडिट वैल्यू। अब हम कंसोल में देखते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। अभी आपने देखा होगा हैंडल इंक्रीमेंट पे एक एरर आ रहा था जब हमने फंक्शन को अभी बनाया नहीं था तब। अभी हम फंक्शन बना लिया हैंडल इंक्रीमेंट के नाम से, अब वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। यूज क्लास
क्लाइंट यूज़ करने से वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं हमारे पास बटन पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा भी है या नहीं। इंक्रीमेंट के जो बटन है वहाँ पे हमने एक हैंडल लगाया, एक फंक्शन लगाया। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो आपको शो हो रहा होगा एडिट वैल्यू, जो मैंने कंसोल करवाई है एडिट वैल्यू। जितनी दफ़ा भी मैं इस पर क्लिक करूँगी वो उतनी दफ़ा काउंट हुआ जा रहा है, 4 5 6 7, मतलब कि हमारा बटन लग गया, परफॉर्म हो रहा है। अब हम इसको UI पे कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। रसवन कराएंगे काउंटर की वैल्यू हमारे पास काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब हमारी काउंटर में वैल्यू अपडेट होगी या नहीं? 1 प्लस सॉरी, ओ सॉरी, हाँ काउंटर प्लस 1, ठीक है।